वेलकम। आज हम बात करेंगे जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बारे में। जुल्फ़िकार अली भुट्टो पाकिस्तान के पहले इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर थे। ये 1928 में पैदा हुए और 1979 में 1989 में ये इनको फांसी दे दी गई। तो इनका हम इंट्रोडक्शन देखेंगे। इसके अलावा अयूब खान के दौर में ये पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर थे, इस चीज़ को देखेंगे। कैसे इन्होंने पीपीपी पाकिस्तान पीपल पार्टी बनाई। इसके अलावा कैसे प्रेसिडेंट बने, कैसे प्राइम मिनिस्टर बने। इनकी कॉन्स्टिट्यूशनल, लैंड, बैंकिंग, इंडस्ट्रियल, एजुकेशन रिफॉर्म्स देखेंगे। इनके दौर में बलूचिस्तान में एक मिलिट्री ऑपरेशन हुआ था, उसको देखेंगे। इसके अलावा इन्हें पाकिस्तान का फादर ऑफ न्यूक्लियर प्रोग्राम भी कहा जाता है, इस चीज़ को देखेंगे। इनकी फॉरेन पॉलिसी जब ये खुद प्राइम मिनिस्टर थे। इसके बाद सबसे लास्ट में इनका डिक्लाइन जब शुरू हुआ, जब इन्हें फांसी दे दी गई, इनका ट्रायल हुआ, इस चीज़ को हम देखेंगे। तो पिक्चर में आप देख सकते हैं जुल्फ़िकार अली भुट्टो, इनके साथ इंदिरा गांधी इंडिया की प्राइम मिनिस्टर हैं। ये शिमला में जब एग्रीमेंट हो रहा था, ये तब की तस्वीर है। तो आइए इसको शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो बेसिकली कौन थे। ये 15 जनवरी 1928 को सिंध में पैदा हुए। इनके वालिद जो थे वो सर शाह नवाज़ भारतीय रियासत जूनागढ़ के आखिरी दीवान थे। जब पार्टीशन हुई थी तो सर शाह नवाज़ ने जूनागढ़ का इलाक़ा पाकिस्तान से किया था, लेकिन बाद में इंडिया ने उसमें इंटरवेन किया और उस पर कब्ज़ा कर लिया। बहरहाल ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो के फादर थे। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और लिंकन यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल की। आप देख सकते हैं कि ये दुनिया की मशहूर तरीन दरसगाहें हैं, तो यहाँ से जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने तालीम हासिल की थी। इसके अलावा ये पाकिस्तान के चौथे प्रेसिडेंट थे और 9वें प्राइम मिनिस्टर थे, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पीपीपी की बुनियाद इन्होंने रखी थी। इसके अलावा अयूब खान के दौर में ये पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर भी थे। इसके अलावा 1970 इलेक्शन में जिसमें एक तरफ मुजीबर रहमान था, दूसरी तरफ भुट्टो था। तो बेसिकली मुजीबर रहमान ने 1970 के इलेक्शन में मेजॉरिटी हासिल की थी, लेकिन इसने वेस्ट पाकिस्तान से कोई सीट हासिल ना की। वेस्ट पाकिस्तान में भुट्टो ने मेजॉरिटी हासिल की थी, लेकिन ईस्ट पाकिस्तान में ना की। तो पावर शेयरिंग ना होने की वजह से 1971 में एक वार हुई, जिसे बांग्लादेश लिबरेशन वार भी कहा जाता है, और जिसमें बांग्लादेश बेसिकली एक अलग कंट्री के तौर पर उभरा। इसके बाद 1972 में इस 1971 वार में बेसिकली इंडिया ने भी पार्टिसिपेट किया था बांग्लादेश के बिहाफ से, जिसकी वजह से पाकिस्तान को इसमें शिकस्त हुई। इसके बाद 1972 में शिमला एग्रीमेंट हुआ, जिसमें जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने पाकिस्तान के प्रिजनर ऑफ वार और कुछ टेरिटरी जो इंडिया ने अपने कब्ज़े में ली थी वो दोबारा वापस ली। इसके अलावा सबसे बड़ी डिप्लोमेटिक अचीवमेंट जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में हुई वो 1974 में सेकंड OIC लाहौर, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज़, इसकी जो कॉन्फ्रेंस थी वो लाहौर में की गई, दूसरी जो कॉन्फ्रेंस थी, ठीक है, जिसमें किंग फैसल, इसके अलावा कदाफ़ी, इसके अलावा बड़े बड़े जो लीडर्स थे इस्लामी दुनिया के, वो पाकिस्तान में आए। इसके अलावा इन्हें फादर ऑफ न्यूक्लियर प्रोग्राम भी कहा जाता है। पाकिस्तान अगर एटमी पावर है तो वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो की वजह से, क्योंकि भुट्टो के दौर में ही बेसिकली न्यूक्लियर प्रोग्राम शुरू हुआ था। इसके अलावा पॉलिसी ऑफ नेशनलाइजेशन, भुट्टो को इनकी नेशनलाइजेशन पॉलिसी की वजह से याद किया जाता है, क्योंकि पहले तो अयूब की पॉलिसीज़ कैपिटलिस्ट थी, तो उसके बाद भुट्टो की पॉलिसीज़ नेशनलाइजेशन की थी। जितनी भी बड़ी इंडस्ट्रीज़ थी पाकिस्तान की, सबको जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने नेशनलाइज़ कर लिया। इसको हम आगे देखेंगे। इसके अलावा इनके जो ट्रस्टेड ज़िया थे, जो आर्मी चीफ थे उस दौर में, उन्होंने ही मार्शल लॉ लगाया और इनको ओवरथ्रो कर दिया। इसके बाद इन पर एक मुकदमा चलाया गया अहमद रज़ा कसूरी के कत्ल का, और उसी की वजह से इनको बाद में फांसी दे दी गई। तो ये था इसका एक हल्का सा इंट्रोडक्शन। तो आइए इसको देखते हैं आगे। इसके बाद हम देखते हैं कि फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान एंड पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अयूब के दौर में जब ये फॉरेन मिनिस्टर थे तब इनका क्या रोल था। तो 1963 में ये फॉरेन मिनिस्टर बने थे पाकिस्तान के। इससे पहले भी ये सिकंदर मिर्ज़ा के दौर में मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स रहे थे। इसके अलावा 1960 में वाटर एंड रिसोर्सेज और कम्युनिकेशन के ये मिनिस्टर रह चुके थे। तो 1963 में ये फॉरेन मिनिस्टर बने, ठीक है। इसके अलावा इनके सोशलिस्ट व्यूज़ थे। अयूब खान एक कैपिटलिस्ट सोच रखते थे और इसी वजह से वो अमेरिका के साथ अलायंस में थे, जबकि जुल्फ़िकार अली भुट्टो एक सोशलिस्ट सोच रखते थे। इसी सोच की वजह से ये चाइना के साथ अच्छे ताल्लुकात रखना चाहते थे। इसके अलावा रशिया के साथ भी, चूँकि रशिया सोशलिस्ट कम्युनिस्ट का लीडर था उस दौर में, कोल्ड वार भी चल रही थी। लेकिन चाइना चूँकि पाकिस्तान का नेबर था, हमसाया था, लिहाजा चाइना के साथ जुल्फ़िकार अली भुट्टो ताल्लुकात बहुत मजबूत रखना चाहते थे। इसके अलावा इनकी सोशलिस्ट पॉलिसीज़ की वजह से और चाइना के साथ अच्छे ताल्लुकात रखने की वजह से अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉनसन जो थे, उन्होंने बहुत ज़्यादा भुट्टो को क्रिटिसाइज़ किया, ठीक है। इसके अलावा उन्होंने थ्रेट भी किया कि वो पाकिस्तान की एड को कट कर देंगे, ख़त्म कर देंगे, अगर पाकिस्तान अपनी इसी तरह की सोशलिस्ट पॉलिसीज़ रखेगा। इसके अलावा जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने शानो पाकिस्तान बाउंड्री एग्रीमेंट साइन किया 2 मार्च 1963 को, जिसमें पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर का कुछ रकबा चाइना को दे दिया गया, ठीक है। तो उस दौर में पाकिस्तान और चाइना के दरमियान जो बाउंड्री का मसला था, बॉर्डर का मसला था, वो ख़त्म हुआ, और 1963 के बाद बाकायदा तौर पर चाइना और पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात दोबारा से अच्छी तरह से शुरू हुए।
इसके अलावा जुल्फ़िकार अली भुट्टो जब प्राइम मिनिस्टर थे और जब फ़ॉरेन मिनिस्टर थे, दोनों दौर में ही इनकी ये पूरी कोशिश थी कि पाकिस्तान की जो फ़ॉरेन पॉलिसी है वो शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स इन्फ्लुएंस, कि वो अमेरिकन इन्फ्लुएंस से बाहर होना चाहिए। इनका मानना था कि पाकिस्तान की अपनी एक फ़ॉरेन पॉलिसी होनी चाहिए जिसको देख के पाकिस्तान आगे बढ़े, ना कि पाकिस्तान अमेरिका से डिक्टेशन ले और उसके मुताबिक अमल करे। ठीक है, तो एक चीज़ ये थी इसमें। इसके अलावा जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने अपने जब वो फ़ॉरेन मिनिस्टर थे तब इन्होंने ईस्ट और वेस्ट जर्मनी का दौरा किया, इसके अलावा पोलैंड का दौरा किया और मुख्तलिफ़ एग्रीमेंट साइन किए पाकिस्तान और जर्मनी और पोलैंड के दरमियान। अयूब खान ने ऑपरेशन जिब्राल्टर भुट्टो के डायरेक्शन पर दिया था। ये बेसिकली कश्मीर में था, कश्मीरियों को लिबरेट करने के लिए। ठीक है, तो इसके बाद 1965 की जंग हुई और उसके बाद ताशकंद एग्रीमेंट साइन किया गया। ठीक है, तो ताशकंद एग्रीमेंट क्या था, इसमें दोनों इंडिया और पाकिस्तान ने एक एग्रीमेंट साइन किया जिसमें जंग बंदी ख़त्म कर दी गई। इसके अलावा जो 1965 की जंग से पहले का बॉर्डर था वही डिफेक्टो बॉर्डर माना गया। ठीक है, मतलब जो पाकिस्तान ने इंडियन टेरिटरी ली थी, इंडिया ने पाकिस्तानी टेरिटरी ली थी, उसको ख़त्म कर दिया गया और प्री बॉर्डर एग्रीमेंट साइन किया गया। तो इस एग्रीमेंट की वजह से भुट्टो बेसिकली अयूब खान से अलहदा हुए। ठीक है, ये क्यों अलहदा हुए, क्योंकि भुट्टो का मानना था कि ताशकंद एग्रीमेंट में पाकिस्तान को एक पॉलिटिकल डिफीट हुई है। पाकिस्तान 65 की जंग को जीत सकता था, विन कर सकता था, इसके अलावा कश्मीर को भी गेन कर सकता था, लेकिन इस एग्रीमेंट की वजह से अयूब खान ने अच्छा नहीं किया। ठीक है, मतलब ये एग्रीमेंट पाकिस्तान की फेवर में नहीं था, लिहाजा इस चीज़ को बुनियाद बनाकर जुल्फ़िकार अली भुट्टो अयूब खान से अलहदा हुए। ठीक है, तो जब ये अयूब खान से अलहदा हुए, इन्होंने फ़ॉरेन मिनिस्टर से रिज़ाइन किया। तो 30 नवंबर 1967 को इन्होंने पीपीपी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपनी एक जमात बनाई, सोशलिस्ट पार्टी थी ये। ठीक है, तो इसके बाद से इन्होंने नेशन वाइज डिमॉन्स्ट्रेशन करना शुरू कर दिए, एहतजाज करना शुरू किया, अपने कुलीग्स इकट्ठे किए। ठीक है, तो इनको बहुत कम वक्त में ही बहुत ज़्यादा पॉपुलरिटी मिल गई। ठीक है, इन्होंने अयूब खान को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया, इनकी कैपिटलिस्ट पॉलिसीज़ को क्रिटिसाइज़ किया। अयूब खान की पॉलिसीज़ चूँकि सेकुलर थी लिहाजा उसको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया। मतलब ये बाद में शेख मुजीबुर रहमान के साथ मिल के इन्होंने अयूब खान के ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा मुजाहरे किए। इसके बाद जब अयूब खान के ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा मुजाहरे शुरू हो गए तो उन्होंने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बुलाना शुरू कर दी, जिसमें भुट्टो भी था और मुजीबुर रहमान भी था। लेकिन भुट्टो का स्टांस बड़ा मजबूत था, वो डिड नॉट एक्सेप्ट अयूब, कि उसका स्टांस ये था कि अयूब अब ऑफिस में नहीं होगा, इसे चाहिए कि रिज़ाइन करे। इसके अलावा शेख मुजीबुर रहमान का जो 6 पॉइंट फार्मूला था उसको ये एक्सेप्ट नहीं करना चाहता था। ठीक है, तो ये दो चीज़ें इसमें आती हैं। 6 पॉइंट फार्मूले पे आप मेरी अलग से वीडियो देख सकते हैं। बेसिकली भुट्टो का मानना ये था कि ये एक सेसेशनिस्ट फार्मूला है कि जिसमें बंगला जो प्रोविंस है पाकिस्तान का उसको अलहदा ये करना चाहते हैं। ठीक है, तो इसके बाद आप जानते हैं 70 में इलेक्शन भी हुए, बाद में 71 की वार हुई और फिर बांग्लादेश अलग हुआ। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। इसके बाद आता है प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, कि ये कैसे प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर बने। तो इसमें पीछे एक काफ़ी बड़ी हिस्ट्री आती है। 1970 के जनरल इलेक्शन आते हैं कि अयूब खान ने जब रिज़ाइन किया तो उन्होंने पावर सिविलियन को नहीं बल्कि नेक्स्ट आर्मी चीफ जनरल याह्या खान को दी। याह्या खान ने 1970 में पाकिस्तान में पहले जनरल इलेक्शन करवाए जिसमें मुजीबुर रहमान ने मेजोरिटी हासिल की, लेकिन वेस्ट पाकिस्तान में जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने मेजोरिटी हासिल की। पावर सेटलमेंट ना होने की वजह से एक सिविल वार हुई बांग्लादेश में, जिसकी वजह से बांग्लादेश अलग होकर एक नया कंट्री के तौर पर उभरा। लिहाजा जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो थे, चूँकि वेस्ट पाकिस्तान में इन्होंने मेजोरिटी हासिल की थी, लिहाजा इन्हें वेस्ट पाकिस्तान में प्रेसिडेंट बना दिया गया। जो याह्या खान थे उन्होंने रिज़ाइन किया और प्रेसिडेंसी इनको मिल गई। लिहाजा 20 दिसंबर 1971 को ये प्रेसिडेंट बने और प्रेसिडेंट के तौर पर ही ये फर्स्ट सिविलियन चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर थे। इससे पहले जितने भी CMLA चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर थे वो सारे के सारे मिलिट्री थे। ठीक है, लेकिन पहले ये सिविलियन चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर थे जुल्फ़िकार अली भुट्टो। इसके अलावा एज अ प्रेसिडेंट इन्होंने मुजीब को रिलीज़ किया, मुजीबुर रहमान को जेल में रखा गया था और इसके अलावा इनको डेथ सेंटेंस भी दी हुई थी। ठीक है, इसके अलावा जब 1973 में नया कॉन्स्टिट्यूशन दिया जिसमें पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ सिस्टम था, गवर्नमेंट था, उसमें 14 मई 1973 को ये नए प्राइम मिनिस्टर के तौर पर उभरे। तो एज आ प्राइम मिनिस्टर इन्होंने क्या क्या काम किए इसको हम देखते हैं आगे। इसके बाद हम इनकी कुछ रिफॉर्म्स देखते हैं जो भुट्टो लेके आए। इनमें कॉन्स्टिट्यूशनल, लैंड, लेबर एंड बैंकिंग रिफॉर्म्स आती हैं। तो सबसे पहले तो इन्होंने 1973 का आइन दिया, ये बहुत बड़ी बात थी क्योंकि 1947 के बाद पहला आइन पाकिस्तान ने 1956 में हासिल किया, तकरीबन 9 साल के बाद। तो ये काफ़ी बड़ा गैप था जिसकी बड़ी वजह ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस का इत्तेफाक ना रखना था किसी एक बात पे। लेकिन उसके बाद 62 में आर्मी ने आइन दिया, लेकिन 1973 में चूँकि सिर्फ एक वेस्ट पाकिस्तानी था, लिहाजा ये पहला वो आइन था जिस पर बहुत कम
डिबेट हुई, बहुत कम अपोजिशन हुई और इस तरह ये नाफिज किया गया। 1973 के आन में पार्लियामेंट्री सिस्टम था, पहले 1962 के आन में प्रेसिडेंशियल सिस्टम था, लेकिन इसमें दोबारा फिर से पार्लियामेंट्री सिस्टम आया। इसके अलावा इसमें जो पहली अमेंडमेंट थी, पहली दो अमेंडमेंट काफ़ी फेमस है। पहली अमेंडमेंट 1973 के आइन में रिकॉग्निशन ऑफ बांग्लादेश था, क्योंकि पहले 1973 के आइन में ये बात लिखी थी कि मौजूद हालात होने पर दोबारा फिर से बांग्लादेश को पाकिस्तान के साथ जोड़ दिया जाएगा, लेकिन बाद में बहुत ज़्यादा मुस्लिम कंट्रीज़ की तरफ से प्रेशर था, इसके अलावा दूसरे बड़े कंट्रीज़ की तरफ से भी, कि बांग्लादेश को एक अलग कंट्री के तौर पर माना जाए। लिहाजा पहली अमेंडमेंट की गई जिसमें रिकॉग्निशन ऑफ बांग्लादेश इसको मान लिया गया। इसके अलावा जो सेकेंड अमेंडमेंट थी ये काफ़ी मशहूर थी कि अहमदीज़ डिक्लेयर एज नॉन मुस्लिम, कि जो अहमदीज़ थे इन्हें नॉन मुस्लिम डिक्लेयर कर दिया गया और मुसलमान को डिफ़ाइन किया गया। मुसलमान की डेफिनेशन क्या थी कि अल्लाह ताला की वहदानियत और ख़त्म नबूवत, जिसमें ख़त्म नबूवत का बेसिकली सबसे अहम किरदार था, क्योंकि अहमदीज़ ख़त्म नबूवत पर ईमान नहीं रखते। लिहाजा मुसलमान वो होगा जो अल्लाह को एक और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मानेगा। लिहाजा इसकी मदद से जो अहमदीज़ थे वो नॉन मुस्लिम उनको डिक्लेयर कर दिया गया। अगर इनकी लैंड रिफॉर्म की बात करें तो 150 एकड़ इरीगेटेड काबिल काश्त और 300 अन इरीगेटेड नाकाबिल काश्त। इससे पहले अगर अयूब खान का दौर देखें तो उसमें 500 एकड़ इरीगेटेड थी और 1000 अन इरीगेटेड थी, लेकिन इसने 150 इरीगेटेड की और 300 अन इरीगेटेड की। इसके अलावा 1971 और 77 के दरमियान में तकरीबन 75% बैंक्स ब्रांचेस इंक्रीज़ बढ़ गई। ठीक है, ये बेसिकली बैंकिंग रिफॉर्म्स थी। काफ़ी ज़्यादा बैंक्स जो थे उन्होंने अपनी ब्रांचेस को बढ़ाना शुरू कर दिया। इसके अलावा नेशनल इनकम इंक्रीज्ड बाय 15%, ओवरऑल जो इनकम थी और जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन थी वो 20% तक इंक्रीज़ कर गई। इसके अलावा कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ डिक्रीज्ड। अयूब खान के दौर में कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ बहुत ज़्यादा थी और यही वजह बनी बाद में उनके डाउनफॉल का, क्योंकि दो बेसिकली कम्युनिटीज़ डेवलप हो गई। एक तरफ अमीर थे, दूसरी तरफ गरीब थे। अमीर से अमीर तर, गरीब से गरीब तर, क्योंकि पॉलिसीज़ कैपिटलिस्ट थी। लेकिन इनके दौर में चूँकि ये सोशलिस्ट पॉलिसीज़ थी, इनकी नेशनलाइजेशन की पॉलिसीज़ थी, उनको हम आगे देखेंगे, जिसकी वजह से जो कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ थी वो चंद हाथों में नहीं थी, बल्कि एक आम आदमी, गरीब आदमी भी एक अच्छी ज़िंदगी गुजार रहा था। इसके अलावा इन्होंने पासपोर्ट में काफ़ी ज़्यादा ईजीनेस की, कि जिसमें सिर्फ KPK में से 35,000 मज़दूर जो थे वो यूनाइटेड अरब अमीरात और सऊदी अरेबिया में काम करने के लिए गए। ठीक है, और आज तकरीबन 25 बिलियन जो फ़ॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व है वो इन्हीं की मदद से हासिल होता है, कि जो पाकिस्तानी बाहर मुकीम है और वहाँ पर काम करते हैं और पैसा पाकिस्तान में भेजते हैं। इसके अलावा लेबर रिफॉर्म्स में इन्होंने 1973 में लेबर कोर्ट्स कायम की, जो सिर्फ़ और सिर्फ लेबर्स की हेयरिंग सुननी थी, लेबर्स के लिए कायम थी। इसके अलावा जहाँ भी वर्कर्स थे, चाहे फैक्ट्री में, किसी भी मिल में, तो वहाँ पर उस फैक्ट्री या उस मिल की जो मैनेजमेंट थी उसमें वर्कर्स की पार्टिसिपेशन यकीनी बनाई गई। आलमोस्ट तकरीबन 20% के उसकी जितनी भी एडमिनिस्ट्रेशन होगी, उसकी मैनेजमेंट होगी किसी भी मिल या फैक्ट्री की, उसमें जो वर्कर्स होंगे वो 20% पार्टिसिपेट करेंगे। इसके अलावा उनके जो मालिकान होंगे उन पर सोशल सिक्योरिटी फ़ंड लगाया गया। तकरीबन पहले बेसिकली लेबर ये पैसा देते थे सोशल सिक्योरिटी फ़ंड का, लेकिन भुट्टो ने इसको ख़त्म किया और जो मिल मालिकान थे उन पर तकरीबन 4 to 6% इसको इंक्रीज़ किया गया कि वो लेबर्स के लिए सोशल सिक्योरिटी फ़ंड इंक्रीज़ करें। और हर फैक्ट्री और हर मिल के मालिक को इस बात का पाबंद बनाया गया कि वो कम से कम एक जो लेबर है, मज़दूर जो है, उसके जो बच्चे हैं उनकी पढ़ाई का ख़र्चा उठाए। तो ये सारी इनकी कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल, लैंड, लेबर, बैंकिंग और पासपोर्ट रिफॉर्म्स थी। इसके बाद इनकी इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स देखते हैं, जिसमें बेसिकली नेशनलाइजेशन का प्रोसेस आता है, और इनकी एजुकेशन रिफॉर्म्स देखते हैं। तो नेशनलाइजेशन ये क्यों की गई इसको हम देखते हैं, लेकिन ये 3 फेजेस में की गई थी। पहला फ़ेज़ 1972 में हुआ, जिसमें स्टील मिल, केमिकल मिल, सीमेंट मिल, इसे नेशनलाइज़ किया गया, कौमी धारे में लाया गया। इसके बाद सेकंड फ़ेज़ 1974 में हुआ, जिसमें आल बैंक, जितने भी पाकिस्तान के बैंक थे, उन्हें कौमी धारे में लाया गया। इसके बाद थर्ड फ़ेज़ 1976 में, जिसमें फ्लोर मिल्स, राइस मिल्स, कॉटन मिल्स, ये जितनी भी छोटी बड़ी मिल्स थी, इन्हें कौमी धारे में लाया गया। अब यहाँ पर सवाल होता है कि क्यों नेशनलाइजेशन की पॉलिसी अपनाई गई, इससे पहले ये क्यों नहीं थी। तो इसका जवाब आइडियोलॉजिकल है। भुट्टो चूँकि सोशलिस्ट थे। इससे पहले अगर हम मिसाल है अयूब खान की, तो अयूब खान बेसिकली कैपिटलिज्म की सोच रखते थे। इसी वजह से उनका अमेरिका के साथ बहुत गहरा अलायंस भी था। और कैपिटलिज्म में सरमायाकारी होती है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट होती है, सरमायाकारी निज़ाम होता है कि आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं, आपको उससे मुनाफा होता है, आप अकेले बहुत ज़्यादा उससे बेनिफिट ले सकते हैं, आप बहुत ज़्यादा तरक्की कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा आप प्राइवेट प्रॉपर्टी रख सकते हैं। लेकिन सोशलिज्म बिल्कुल इसका उल्ट होता है।
इसमें जो स्टेट होती है बेसिकली ये हर चीज़ को रन करती है। स्टेट के अंदर स्टेट ही आपकी जितनी भी फैक्ट्रीज़ हैं, जितनी भी मिल्स हैं, जितना भी पूरे मुल्क में आपकी प्रॉपर्टी है, स्टेट बेसिकली उसको डिस्ट्रीब्यूट करती है अपने मैसेज में, अपने लोगों में। और इसी बेस पे बेसिकली कोल्ड वार भी चल रही थी, जिसमें एक तरफ अमेरिका कैपिटलिज्म को लीड कर रहा था, दूसरी तरफ रशिया सोशलिज्म को या कम्युनिज्म को लीड कर रहा था। सोशलिज्म की सोच को मद्देनज़र रखते हुए जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने नेशनलाइजेशन का प्रोसेस शुरू किया। इनका मानना था कि अगर स्टेट इन सारी चीज़ों को चलाएगी तो करप्शन कम होगी, अच्छी तरह से ये चीज़ें चलेंगी, इनकी एफिशिएंसी ज़्यादा अच्छी होगी, इन पर ज़्यादा एबल लोग काम करेंगे और ये ज़्यादा अच्छा से बेनिफिट देंगी पाकिस्तान को। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि नेशनलाइजेशन डिड नॉट बेनिफिटेड भुट्टो एंड हिज गवर्नमेंट। कि नेशनलाइजेशन का प्रोग्राम जो था इसने ना भुट्टो को फ़ायदा दिया, ना इसकी गवर्नमेंट को फ़ायदा दिया। इसकी एक बड़ी वजह तो ये थी कि सोशलिज्म का सिस्टम पाकिस्तान में 1947 से जारी नहीं था। 1947 से 1958 तक तो बेसिकली पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी, कोई सिस्टम था ही नहीं। उसके बाद जब अयूब आया तो वो कैपिटलिज्म का निज़ाम लेके आया, और जब अयूब गया तो फिर सोशलिज्म का निज़ाम आ गया। तो सिस्टम चेंज हो रहे थे, एक के बाद एक आ रहा था। तो एक तरह से 1972 में सोशलिज्म का निज़ाम आया, नेशनलाइजेशन का प्रोसेस शुरू हुआ, तो अचानक से इसने कोई फ़ायदा नहीं देना था। आहिस्ता आहिस्ता अगर ये तकरीबन 10-15 साल 20 साल चलता तो फिर इसके बेनिफिट सामने आने थे। लिहाजा फौरी तौर पर इसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि जब नेशनलाइज किया गया तो जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट थी वो बहुत कम हो गई। ठीक है, सरमाएकार जो थे वो बहुत ज़्यादा पीछे हट गए, उन पर टैक्स बहुत ज़्यादा लगाया गया। इसके अलावा करप्शन बहुत ज़्यादा हुई, इसके अलावा मिसमैनेजमेंट बहुत ज़्यादा हुई। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। आप खुद ही अंदाज़ा कर सकते हैं कि जब सारी की सारी मेन जो फैक्ट्रीज थी, मेन इंडस्ट्रियलाइजेशन थी, उसे कौमी धारे में लाया गया, तो जो उनके मालिकान पहले से थे उन्होंने उसमें दिलचस्पी लेना ख़त्म की। जो सरकारी मुलाजमीन थे उन्होंने करप्शन करना शुरू कर दी इनके अंदर ही, और तकरीबन ये सिस्टम बिल्कुल फ्लॉप हुआ, बिल्कुल नाकाम हुआ। इसके अलावा अगर हम इनकी एजुकेशनल रिफॉर्म्स देखें भुट्टो की, तो इसने 6000 एलिमेंट्री स्कूल बनवाए, 9000 मिडिल स्कूल, 407 हाई स्कूल, 51 इंटरमीडिएट कॉलेज बनवाए और 21 जूनियर कॉलेजेस बनवाए। इसके अलावा इस्लामिक स्टडी और पाकिस्तान स्टडी ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने मेड कंपलसरी सब्जेक्ट, कि जैसे मैट्रिक और इंटर में ये कंपलसरी सब्जेक्ट है, तो ये भुट्टो ने बेसिकली इनका आगाज़ किया था। इसके अलावा इस्लामाबाद में क़ायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी ये भुट्टो ने शुरू की। इसके अलावा अल्लामा इक़बाल ओपन यूनिवर्सिटी कि जिसमें बहुत ज़्यादा कैंडिडेट पाकिस्तान में जो रेगुलर नहीं पढ़ सकते वो घर बैठ के तैयारी करती हैं, ये भी भुट्टो ने बनाई। इसके अलावा अल्लामा इक़बाल मेडिकल कॉलेज 1975 में ये भी भुट्टो ने कायम किया। इसके अलावा भुट्टो क्लोजली वर्कड विद अब्दुल सलाम। अब्दुल सलाम जानते हैं कि ये पाकिस्तान के नोबल प्राइज़ याफ्ता साइंटिस्ट हैं, तो इन्होंने इनके साथ बहुत क्लोजली से काम किया। ख़ास तौर पर जब पाकिस्तान ने न्यूक्लियर प्रोग्राम पर काम करना शुरू किया तो शुरू में अब्दुल सलाम ही उसे चेयर कर रहे थे, लिहाजा ये इनके साथ काफ़ी क्लोज थे। ठीक है, जिसकी वजह से पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम शुरू हुआ। तो ये थी इनकी इंडस्ट्रियल नेशनलाइजेशन और एजुकेशनल रिफॉर्म्स। इसके बाद भुट्टो दौर में बलूचिस्तान में एक मिलिट्री ऑपरेशन हुआ जो 1973 से 78 तक रहा। बेसिकली ये एक अलग से पूरा मौजू बनता है, यहाँ पर मैं सिर्फ आपको इसका हल्का सा इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, क्योंकि भुट्टो का दौर इस ऑपरेशन के बगैर नामुकम्मिल है। तो ये बेसिकली जब 1971 में ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश अलग हुआ तो बलूचिस्तान में भी इंडिपेंडेंस के लिए जो सेसेशनिस्ट टेंडेंसीज थी उन्होंने उभरना शुरू किया, आवाज़ें बुलंद हुई। तो 1973 में भुट्टो ने क्या किया कि बलूचिस्तान के अंदर जो प्रोविजनल गवर्नमेंट थी इलेक्टेड थी उसको डिसमिस कर दिया। ठीक है, जो ANP अवामी नेशनल पार्टी की थी, और इल्ज़ाम ये लगाया गया कि इसमें सेसेशनिस्ट अलहदगी पसंद तंजीमें जो काम कर रही हैं। इसके अलावा बलूचिस्तान में जो ऑपरेशन किया गया वो टिक्का खान की लीडरशिप में किया गया बलूचिस्तान में। इस ऑपरेशन का अंदाज़ा आप यहीं से लगा लें कि तकरीबन 3300 सोल्जर्स शहीद हुए, 5300 बलोच मारे गए और हज़ारों की तादाद में जो सिविलियंस थे वो मारे गए। इसके अलावा इस ऑपरेशन में इराक ने सपोर्ट किया रिबेल्स को जो बलूचिस्तान के थे, और ईरान ने सपोर्ट किया पाकिस्तानी गवर्नमेंट यानी भुट्टो को। तो इराक ने क्यों सपोर्ट किया, ईरान ने क्यों सपोर्ट किया, इसको हम बाकायदा तौर पर बलूचिस्तान मिलिट्री ऑपरेशन में देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं सिर्फ आपको तारफ़ दे रहा हूँ क्योंकि इसके बगैर भुट्टो का दौर नामुकम्मल है। इसके बाद पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम आता है जो भुट्टो के दौर में शुरू हुआ। तो भुट्टो को फाउंडर ऑफ पाकिस्तान न्यूक्लियर प्रोग्राम भी कहा जाता है, क्योंकि अगर आज पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर है तो वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो की वजह से, क्योंकि इन्हीं के दौर में पाकिस्तान ने अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम शुरू किया।
तो इसका आगाज़ होता है 1974 से, जब इंडिया ने अपने न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट्स किए और उन्हें नाम दिया स्माइलिंग बुद्धा का। तो इसके जवाब में जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने अपने साइंटिस्ट जो थे उनसे मुलाकातें की और उनसे कहा कि पाकिस्तान भी अब अपना एटम बम बनाएगा। बेसिकली भुट्टो बहुत पहले से ही कन्विंस्ड थे कि एटम बम पाकिस्तान के पास होना चाहिए। तो इससे पहले देख लें कि 1965 में मुनीर अहमद ख़ान जो पाकिस्तानी साइंटिस्ट थे, उन्होंने भुट्टो को बताया इंडिया के बारे में कि इंडिया की जो न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है वो कितनी है। तो उसके जवाब में भुट्टो कन्विंस्ड हो गए क्या पाकिस्तान के पास भी न्यूक्लियर पावर होनी चाहिए। लेकिन उस दौर में चूँकि अयूब प्रेसिडेंट थे वो कन्विंस्ड ना हुए। इसकी एक बड़ी वजह यह थी कि अयूब खान चूँकि अमेरिका के साथ अलायंस में थे और अमेरिका ने पाकिस्तान को अश्योर किया था, ख़ास तौर पर अयूब खान को, कि कश्मीर का फ़ैसला पाकिस्तान की मर्ज़ी के मुताबिक किया जाएगा, इसके अलावा कश्मीरियों की मर्ज़ी के मुताबिक किया जाएगा। तो पाकिस्तान के पास एटम बम का होना बेसिकली अपने डिफेंस के लिए था और सारा डिफेंस कश्मीर के हवाले से आता है। आप इस सारी चीज़ को समझ सकते हैं। तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो बहुत पहले से ही प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले ही पाकिस्तान के लिए एटम बम चाहते थे। तो इसके बाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की एक स्टेटमेंट काफ़ी मशहूर भी है कि इवन इफ वी हैड टू ईट ग्रास वी विल मेक न्यूक्लियर बॉम्ब, वी हैव नो अदर चॉइस। कि अगर हमें पाकिस्तान को घास भी खाना पड़ी तो पाकिस्तान एटम बम ज़रूर बनाएगा, ठीक है, क्योंकि इसकी पाकिस्तान को बहुत ज़रूरत है। इसके बाद 1972 में, इससे पहले भुट्टो ने एक मीटिंग बुलाई उस मुल्तान में न्यूक्लियर साइंटिस्ट की, जिसमें भुट्टो ने यह कहा कि पाकिस्तान एटम बम बनाना चाहता है और साइंटिस्ट से यह पूछा कि कितना देर लग सकती है। तो उन्होंने कहा कि 5 साल लग सकते हैं। इसके बाद भुट्टो ने अपना हाथ खड़ा किया और 3 उंगलियां निकाली और ये कहा कि 3 साल में एटम बम चाहिए। तो इसके जवाब में जो न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे उस दौर में, उस वक्त में, उन्होंने भुट्टो को अश्योर किया कि पाकिस्तान 3 साल में एटम बम बना सकता है अगर इनको मुकम्मल रिसोर्स दिए जाएँ और फैसिलिटीज़ दी जाएँ। तो भुट्टो ने इनके साथ प्रॉमिस किया कि इनको रिसोर्स और फैसिलिटीज़ दी जाएंगी, लेकिन इसके जवाब में इन्हें एटम बम चाहिए, ठीक है। तो इस तरह की ये एक मीटिंग हुई थी। आप बेसिकली ये अंदाज़ा ज़हन में रखिए कि भुट्टो कितना कमिटेड था कि पाकिस्तान के पास एटम बम होना चाहिए, क्योंकि वो इस बात की इंपॉर्टेंस जानता था, उसे इस बात की अहमियत पता थी कि एटम बम की क्या अहमियत है किसी कंट्री के लिए। इसके बाद 1978 में जब भुट्टो जेल में थे तो उन्होंने जेल से न्यूक्लियर टेस्ट करने का हुक्म दिया, क्योंकि जब इनके दोस्त मुनीर खान ने इनको बताया इनकी प्रोग्रेस के बारे में, न्यूक्लियर प्रोग्राम की प्रोग्रेस के बारे में, तो भुट्टो ने जेल में से ही न्यूक्लियर टेस्ट करने का कह दिया। बाद में इनको फांसी दे दी गई, ठीक है, और उसके बाद से एक नया सिलसिला शुरू हो जाता है। तो हम इसको भुट्टो के दौर तक ही रखेंगे। तो ये था बेसिकली न्यूक्लियर प्रोग्राम के जो भुट्टो के दौर में शुरू हुआ। जेल में ये तब थे जब 1977 में बेसिकली जब दोबारा इलेक्शन हुए तो ये प्राइम मिनिस्टर दोबारा बन गए, क्योंकि ये इनकी पार्टी जीत गई, लेकिन बहुत ज़्यादा अपोजिशन हुई थी। इसके अलावा इसको हम आगे देखते हैं। इसके अलावा अहमद रज़ा कसूरी के वालिद के कत्ल के केस में ये जेल में थे, लिहाजा जेल से ही इन्होंने ये ऑर्डर्स दिए कि न्यूक्लियर टेस्ट अब कर देना चाहिए। लेकिन बाद में इनका ट्रायल हुआ और इन्हें फांसी दे दी गई, लिहाजा इनका किस्सा यहीं पर ख़त्म हो जाता है। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि ये फाउंडर ऑफ पाकिस्तान न्यूक्लियर प्रोग्राम्स थे कि पाकिस्तान अगर आज एटमी पावर है तो भुट्टो की वजह से। इसके बाद आता है फॉरेन पॉलिसी ऑफ भुट्टो। एक तो फॉरेन पॉलिसी अयूब खान के दौर में थी जब ये खुद फॉरेन मिनिस्टर थे, अब ये प्राइम मिनिस्टर थे। अब इनके फॉरेन पॉलिसी देखते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद इन्होंने सेंटो और सीटो में से विदड्रॉ कर दिया। ये चूँकि अमेरिका की बनाई हुई थी, सेंटो सेंट्रल ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन और सीटो साउथ ईस्ट एशिया ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन, तो ये एक कैपिटलिस्ट ब्लॉक था बेसिकली। अब भुट्टो मैं पहले भी बता चुका हूँ एक सोशलिस्ट था, लिहाजा इसने इन सारी ट्रेटाई से विदड्रॉ कर दिया। तो भुट्टो की फॉरेन पॉलिसी में ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप सोशलिज़म और कैपिटलिज़म का समझते हैं तो आपको ये चीज़ पता चल गई होगी यहाँ पे। इसके अलावा 1974 में सेकंड कॉन्फ्रेंस ऑफ OIC ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज़, ये कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान में हुई, ठीक है। ये भुट्टो की सबसे बड़ी डिप्लोमेटिक अचीवमेंट समझी जाती है कि दुनिया के जितने भी बड़े मुस्लिम कंट्रीज़ के लीडर्स थे वो पाकिस्तान में आए, जिनमें किंग फैसल काफ़ी मशहूर है, जिन्होंने बाद में फैसल मस्जिद भी बनवाई। इसके अलावा फैसलाबाद, जिसका पहले नाम लालपुर था, वो किंग फैसल के नाम से जारी किया गया। इसके अलावा लीबिया के लीडर कज़ाफ़ी वो पाकिस्तान में आए। इसके अलावा दूसरे कंट्रीज़ के जितने भी बड़े लीडर्स थे मुस्लिम कंट्रीज़ वो सारे के पाकिस्तान में आए। तो ये काफ़ी एक अच्छा इवेंट था पाकिस्तान में 1971 की जंग के बाद। इसके बाद इंडिया के साथ शिमला एग्रीमेंट साइन किया गया 1972 में, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने डिमांडेड टेरिटरी फर्स्ट। अब ये क्या था कि चूँकि 1971 की वार में 92,000 कैदी इंडिया ने पाकिस्तान के पकड़े थे। इसके अलावा पाकिस्तान की कुछ टेरिटरी इंडिया ने पकड़ रखी थी। तो 1972 में एक शिमला एग्रीमेंट हुआ जिसमें भुट्टो ने पहले टेरिटरी डिमांड की। ये क्यों डिमांड की?
इसकी एक बड़ी वजह यह थी कि भुट्टो इस बात को जानता था कि अरब और इसराइल में जो वार हुई है, ठीक है, अरब इसराइल वार, उसमें इसराइल ने जितनी भी टेरिटरी कैप्चर कर रखी है वो अभी तक अरब कंट्रीज़ को वापस नहीं मिली। मतलब अगर आप टेरिटरी कैप्चर कर लेते हैं और फौरी तौर पर वो आपको वापस ना मिले तो बाद में उसको लेना मुश्किल हो जाता है। और ये बिल्कुल ठीक भी है, क्योंकि अगर हम अब भी देखें तो इसराइल ने जितनी भी टेरिटरी फ़लस्तीन की कैप्चर कर रखी है, ऑक्यूपाइड कर रखी है, वो अभी भी इसराइल के पास, अभी तक फ़लस्तीन को वापस नहीं मिली। लिहाजा भुट्टो भी इन्हीं इवेंट से काफ़ी मुतासिर थे और इन्होंने शिमला एग्रीमेंट में जो पाकिस्तानी टेरिटरी थी जो इंडिया के पास थी वो सबसे पहले डिमांड की, क्योंकि प्रिजनर ऑफ वार का मसला एक ह्यूमैनिटेरियन मसला था, ये बाद में पाकिस्तान को मिल सकते थे, लेकिन टेरिटरी वो फर्स्ट हैंड सबसे पहले चाहते थे। ठीक है, तो एक चीज़ ये इसमें आती है। इसके अलावा शिमला एग्रीमेंट में कश्मीर इशू को बायलैटरल इशू तस्लीम किया गया दोनों कंट्रीज़ के दरमियान। इंडिया काफ़ी इस चीज़ को उभारता भी है, ठीक है, लेकिन जब कभी भी पाकिस्तान इंडिया के साथ बात करता है कश्मीर इशू के हवाले से तो इंडिया कहता है कि ये हमारा इंटरनल मसला है, और जब कभी पाकिस्तान इंटरनेशनल लेवल पर इस सिलसिले में बात करता है तो फिर इंडिया कहता है कि ये बायलैटरल मसला है, कोई तीसरी पावर इसमें इंटरवेन नहीं कर सकती। ठीक है, तो ये काफ़ी एक कम्प्लेक्स बात है। इसके अलावा अरब इसराइल वार में भुट्टो ने सीरिया को और इजिप्ट को इनकी जो एयर फोर्सेस थी उनको पाकिस्तानी पायलट्स दिए जिन्होंने वहाँ पर ऑपरेशंस किए। इसके अलावा इराकी न्यूक्लियर प्रोग्राम्स जो था उस पर ISI की मदद से इंटेलिजेंस इकट्ठी की गई और वो इसराइल को दी गई। इसका क्या मकसद था कि जैसे पीछे मैं आपको बता चुका हूँ कि जो बलूचिस्तान में मिलिट्री ऑपरेशन था इसमें इराक ने सपोर्ट किया था बलोच रिबेल्स को, तो उनको सबक सिखाने के लिए कि क्यों इराक ने बलोच रिबेल्स को सपोर्ट किया, पाकिस्तान ने इराक की न्यूक्लियर जो इन्फॉर्मेशन थी वो गैदर की और इसराइल को दी। बाद में इसराइल ने इराक की जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ थी उनको टारगेट किया। इसके प्रेसिडेंट उस वक्त सद्दाम हुसैन थे। इसके अलावा भुट्टो के दौर में भुट्टो के अमेरिका के साथ रिलेशन कभी भी अच्छे नहीं थे, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, इनकी सोशलिस्ट पॉलिसीज़ की वजह से। और दूसरी जो सबसे अहम और इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो न्यूक्लियर प्रोग्राम्स था। भुट्टो चूँकि न्यूक्लियर प्रोग्राम शुरू करना चाहता था, 65 में भी मैं पहले बात कर चुका हूँ कि अयूब कन्विंस नहीं हुआ था न्यूक्लियर पावर हासिल करने की तरफ, जबकि भुट्टो कन्विंस हो गया था। ठीक है, लेकिन अयूब के चूँकि अमेरिका के साथ अच्छे ताल्लुकात थे लिहाजा वो न्यूक्लियर प्रोग्राम की तरफ नहीं गया। लेकिन भुट्टो की सोच ही चूँकि सोशलिस्ट थी लिहाजा इसने न्यूक्लियर जो एटम बम था उसको हासिल करना चाहा, जिसकी वजह से अमेरिका ने इसे बहुत ज़्यादा अपोज किया। इसके अलावा हेनरी किशिंगर जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे अमेरिका के, उसने इसको भुट्टो को थ्रेट पे किया कि अगर ये बाज ना आया तो पाकिस्तान को एक अच्छा सबक सिखाया जा सकता है। और बाद में जब भुट्टो जेल में थे तो इन्होंने इसी चीज़ को रिमेंबर भी किया कि बेसिकली भुट्टो को इसी बात की सज़ा दी जा रही है कि इन्होंने पाकिस्तान को न्यूक्लियर पावर मतलब एटम बम देना चाहा। इसके अलावा भुट्टो के USSR के साथ ताल्लुकात अच्छे थे, ठीक है, और 1972 में USSR सोवियत यूनियन ने पाकिस्तान में स्टील मिल भी कायम की। इसके अलावा भुट्टो ने अफ़गानिस्तान के अंदर काउंटर कोवर्ट ऑपरेशन किए। ठीक है, इससे पहले जो दाऊद खान था अफ़गानिस्तान का प्रेसिडेंट, वो पाकिस्तान में पश्तूनिस्तान के हवाले से काफ़ी मिसाल पैदा कर रहा था। इसके अलावा पाकिस्तान के ख़िलाफ़ काफ़ी कोवर्ट ऑपरेशन हो रहे थे। ठीक है, कोवर्ट मतलब जासूसी वाले ऑपरेशन। तो भुट्टो ने इस चीज़ को काउंटर किया और अफ़गानिस्तान में ये ऑपरेशन करना शुरू किया। तो शुरू में हालात अच्छे नहीं थे दोनों कंट्रीज़ के दरमियान, लेकिन बाद में 1976 में भुट्टो ने 3 दिन के लिए अफ़गानिस्तान का विज़िट किया, जिसके जवाब में अगस्त 1976 में दाऊद खान जो अफ़गानिस्तान के प्रेसिडेंट थे उन्होंने पाकिस्तान का दौरा किया 5 दिन के लिए। तो हालात यहाँ पर बेहतर होना शुरू हो गए, लेकिन बाद में दोनों को भुट्टो को फांसी दे दी गई और दाऊद खान को एग्जीक्यूट कर दिया गया, उन्हें कत्ल कर दिया गया उनकी फैमिली के साथ। तो ये थी ओवरऑल फॉरेन पॉलिसी ऑफ भुट्टो। भुट्टो बेसिकली एक ऐसी फॉरेन पॉलिसी चाहते थे जिस पर अमेरिका का इन्फ्लुएंस ना हो, पाकिस्तान की इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी वो चाहते थे। मुस्लिम कंट्रीज़ ख़ास तौर पर सऊदी अरेबिया, इजिप्ट, ईरान, इन सारे के साथ ये बड़े मजबूत ताल्लुकात चाहते थे। मुस्लिम ब्लॉक ये बनाना चाहते थे। ठीक है, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ को ये लीड कर रहे थे और यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में ये बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे थे। इसके अलावा चाइना की ये बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते थे और UNO में भी पाकिस्तान ने चाइना का बहुत ज़्यादा साथ दिया इसको रिकग्नाइज़ करवाने में। तो ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। इसके बाद सबसे लास्ट में डिक्लाइन, ट्रायल और डेथ के कैसे जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी दी गई।
तो इसमें सबसे पहले नंबर पर तो आता है डिफरेंस विद वली खान, एनएपी नेशनल अवामी पार्टी, ये इसके मेंबर थे। तो बेसिकली 1972 और 1974 में भुट्टो ने बलूचिस्तान की जो इलेक्टेड प्रोविजनल असम्बली थी, जो एनएपी थी, नेशनल अवामी पार्टी जो थी, उसको डिसॉल्व किया था। तो इससे वली खान और एनएपी दोनों इसके ख़िलाफ़ हो गए थे, ठीक है, जिसकी वजह से भुट्टो इनमें अनपॉपुलर होना शुरू हुए। इसके अलावा बलूचिस्तान और केपीके में तकरीबन 1 लाख ट्रूप्स मौजूद थी। तो इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा ह्यूमन राइट्स वायलेशन होती थी, जो भुट्टो की अनपॉपुलरिटी का बायस बनी, ठीक है। इसके अलावा 8 जनवरी 1977 इसमें क्या हुआ कि पहले तो भुट्टो ने जो असम्बलीज थी उसे डिसॉल्व किया। अब दोबारा जनरल इलेक्शन होने थे, तो भुट्टो की अपोजिशन में जितनी भी अपोजिशन पार्टीज़ थी पीपीपी के अलावा, उन सब ने पाकिस्तान नेशनल अलायंस पीएन बनाया, ठीक है, और भुट्टो के ख़िलाफ़ उन्होंने इलेक्शन लड़े। लेकिन जब इलेक्शन का नतीजा आया तो भुट्टो दोबारा फिर से विन कर गया। इसके जवाब में पाकिस्तान नेशनल अलायंस पीएन ने इल्ज़ाम लगाया भुट्टो पर, पीपीपी पर, कि भुट्टो रिगिंग के ज़रिए, धांधली के ज़रिए जीता है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा अनरेस्ट हुआ, बहुत ज़्यादा इसमें डिसऑर्डर आया। इस चीज़ की वजह से ओपोजिशन के दरमियान और भुट्टो के दरमियान काफ़ी ज़्यादा अख्तिलाफ़ात पैदा हो गए, कंट्री के दरमियान एडमिनिस्ट्रेटिव मसाले पैदा हो रहे थे, ठीक है। तो कंट्री में बहुत ज़्यादा अनरेस्ट था। इसमें क्या हुआ कि 3 जुलाई 1977 को भुट्टो को उसके एक दोस्त ने, जो आर्मी में ऑफिसर था, उसने बताया कि उसके ख़िलाफ़ कप मतलब मार्शल लॉ की तैयारियाँ की जा रही हैं, लिहाजा उसे चाहिए कि वो जल्द से जल्द निगोशिएशन करे। लिहाजा भुट्टो ने जो अपोजिशन पार्टीज़ थी उनके साथ निगोशिएशन करना शुरू कर दी, और ये निगोशिएशन काफ़ी हद तक सक्सेसफुल भी थी, क्योंकि भुट्टो ने अपोजिशन लीडर्स के साथ एक एग्रीमेंट तय कर लिया था, जिसके मुताबिक भुट्टो, चूँकि भुट्टो 1977 के इलेक्शन में जीत गया था, दोबारा प्राइम मिनिस्टर बन गया था, लिहाजा इसने एग्रीमेंट साइन किया कि ये असम्बलीज़ को दोबारा डिसॉल्व करेगा और दोबारा फिर से फ्रेश इलेक्शंस होंगे कंट्री में, जिसमें दोबारा फिर से सारी पार्टीज़ इसमें पार्टिसिपेट करेंगी। लिहाजा ये एक एग्रीमेंट तय हो गया था। लेकिन ये एग्रीमेंट चूँकि अनाउंस नहीं किया था, लिहाजा 5 जुलाई 1977 को ज़िया ने मार्शल लॉ इम्पोज कर दिया और भुट्टो को और उसकी कैबिनेट को अरेस्ट कर लिया। अब ये सारी चीज़ें तो वो थी जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं थी, ये आप कह सकते हैं कि ये कुछ फैक्टर्स थे जिन्होंने असर डाला भुट्टो के डिक्लाइन में। सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर जिसने भुट्टो के डिक्लाइन में या उसकी डेथ में किरदार अदा किया, वो अहमद रज़ा कसूरीज़ फादर डेथ थी। अब ये क्या था कि अहमद रज़ा कसूरी बेसिकली पहले पीपीपी के लीडर थे। 1970 में इसने पीपीपी के टिकट पर इलेक्शन भी लड़ा और जीता भी, लेकिन बाद में ये इसकी अपोजिशन करना शुरू हो गया, लिहाजा जिसकी वजह से अहमद रज़ा कसूरी और भुट्टो के दरमियान इख्तिलाफ़ात पैदा हुए। 1974 में अहमद रज़ा कसूरी अपने वालिद के साथ कार में जा रहा था कि इस पर एक अटैक हुआ, जिसमें अहमद रज़ा कसूरी बच गया, लेकिन उसका वालिद जो था वो कत्ल हो गया। अब बेसिकली अहमद रज़ा कसूरी का कहना यह है कि कत्ल उसका होना था, लेकिन हो उसके वालिद का गया। अब भुट्टो पर इल्ज़ाम ये लगाया गया कि बेसिकली अहमद रज़ा कसूरी को कत्ल करने की जो ऑथराइजेशन थी वो भुट्टो ने दी थी, ठीक है। लेकिन चूँकि अहमद रज़ा कसूरी बच गया, उसका वालिद मर गया, लिहाजा इस पर एक कत्ल का मुकदमा चला गया और उस कत्ल के मुकदमे में इसको दोबारा से अरेस्ट किया गया। लिहाजा 3 सितंबर 1977 को इसे अरेस्ट किया गया फॉर ऑथराइजिंग द मर्डर, के अहमद रज़ा कसूरी के वालिद को ऑथराइज़ करने में। लेकिन शुरू में इसको जिस अदालत में पेश किया गया, उसने इसको 10 दिन के बाद रिलीज़ कर दिया, क्योंकि उस जज का ये कहना था कि जो विटनेस है, जो सबूत है, वो बिल्कुल अनकन्विंसिंग है, ठीक है, अनकम्प्लीट है और कॉन्ट्राडिक्टरी है, मुतज़ाद आपस में है, कोई भी बात सही तरह से सामने नहीं आई। लिहाजा उसने भुट्टो को छोड़ दिया। इसके जवाब में जो जज था उसे उसकी पोस्ट से हटा दिया गया। इसके बाद 17 सितंबर को दोबारा फिर से भुट्टो को अरेस्ट किया गया और इस वक्त इसका तकरीबन 6 माह तक ट्रायल हुआ और उसके बाद इसको डेथ सेंटेंस दी गई। अब ये सारा प्रोसेस काफ़ी इंटरेस्टिंग है, आप इस पर अलग से तफसीली रिसर्च कर सकते हैं। 18 मार्च 1978 को इसको डेथ सेंटेंस दिया गया, ठीक है। बस ये भी कहते हैं कि ये बिल्कुल एक तरफा ट्रायल था, भुट्टो को अपना डिफेंस करने का बहुत कम मौका दिया गया। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि ज़िया भुट्टो को बचा सकता है, ठीक है, क्योंकि अदालत ने इसे डेथ सेंटेंस दी थी, तो प्रेसिडेंट के पास ये इख्तियार होता है कि वो किसी भी डेथ सेंटेंस को ख़त्म कर सकता है। लिहाजा ज़िया के पास ये इख्तियार था कि वो भुट्टो को बचा सके, कम से कम उसकी डेथ सेंटेंस को लाइफ इम्प्रिजनमेंट में बदल सके, लेकिन उसने ये काम नहीं किया, ठीक है। लिहाजा 4 अप्रैल 1989 को भुट्टो को रावलपिंडी जेल में फांसी दे दी गई।
और पाकिस्तान के पहले इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर इस तरह मतलब अपनी जान सके। तो ये तस्वीर में आप देख सकते हैं ज़िया उल हक, जब ज़िया उल हक आर्मी चीफ़ बने थे तो भुट्टो के ये बहुत ज़्यादा ट्रस्टेड आर्मी चीफ़ थे, और कम से कम 5 आर्मी जनरल्स को छोड़ के, जो ज़िया के सीनियर थे उनको छोड़ के भुट्टो ने ज़िया को चुना कि वो आर्मी में, कि वो पॉलिटिक्स में इंटरवेन नहीं करेगा, वो उसके मामलात में दखलंदाजी नहीं करेगा। ठीक है, तो आप देख लें कि भुट्टो ने कितना एतमाद किया था ज़िया पर। तकरीबन 5 सीनियर्स को छोड़ के इसने ज़िया का इंतखाब किया, और बाद में ज़िया ने अपनी प्रेसिडेंशियल पावर का इस्तेमाल नहीं किया कि वो भुट्टो की डेथ सेंटेंस को लाइफ इम्प्रिजनमेंट में बदल सके। इसके अलावा लीबिया के जो कलोनल थे कदाफ़ी, जो कदाफ़ी लीबिया के लीडर थे, ये बेसिकली भुट्टो को अपनी इंस्पायरेशन मानते थे। इसने अपना प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान में भेजा जिसने ज़िया से मुलाकात की, और कदाफ़ी ने ज़िया को ये ऑफ़र की कि वो भुट्टो को लीबिया में एग्ज़ाइल कर सकता है, उसको परमानेंट वहाँ पे भेज सकता है। लेकिन ज़िया ने इस बात को भी एक्सेप्ट नहीं किया और बाद में इसे फांसी होने दी। तो ये था एक ओवरऑल इरा ऑफ जुल्फ़िकार अली भुट्टो के, जो पहले इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर थे पाकिस्तान के, लेकिन बाद में उन्हें तख्तादार पर लटकाया गया। तो उम्मीद करता हूँ आपको किसी हद तक इसके बारे में पता चला होगा। वीडियो देखने का शुक्रिया।